भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में एक अलग ही खेल चल रहा है। एक सचिव पद की कुर्सी के इर्द गिर्द तीन तीन आईएएस अफसरों का नाम घूम रहा है। एक आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनके तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, आदेश आया कि आपका तबादला हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पद पर अब तक बैठे हैं, काम देख रहे हैं। दूसरे आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनके नाम का तो ऐलान कर दिया गया कि आपको सचिव का पद सौंपा जा रहा है, लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। इसी बीच अब तीसरे आईएएस अफसर और इस विभाग के नए सचिव का ऐलान भी हो गया है। यह है आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी। अब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की सेक्रेटरी नियुक्त कर दी गई हैं। 10 अगस्त को भारत सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने एक विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है। नीट यूजी 2026 में धांधली के बाद छात्रों का प्रदर्शन हुआ। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। इससे ठीक 2 दिन पहले उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का भी तबादला कर दिया था। इनकी जगह 1994 बैच के आईएएस अफसर नरेश पाल गंगवार के नाम का ऐलान हुआ और अब इसी पद के लिए दीप्ति गौड़ को नामित किया गया। अब यहाँ कोई भी ये सवाल पूछ सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि नरेश पाल गंगवार की जगह दीप्ति गौड़ को भेजा जा रहा है, और नोटिस में तो लिखा है कि वो विनीत जोशी की जगह लेंगी। माने गंगवार ने उच्च शिक्षा का चार्ज लिया ही नहीं। ये सब कैसे और क्यों हुआ, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दीप्ति गौड़ मुखर्जी हैं कौन। मूलतः उत्तर प्रदेश से आने वाली दीप्ति 1993 बैच की मध्य प्रदेश काडर की आईएएस अफसर हैं। 1997-98 में भोपाल की सीईओ रहीं। इसके बाद रायपुर और इंदौर की एडिशनल कलेक्टर, दतिया और रतलाम की कलेक्टर रहीं। 33 सालों के करियर में दीप्ति का एक लंबा वक्त शिक्षा विभाग में गुजरा। 2015 से 18 के दौरान ये स्टेट एजुकेशन मिशन की कमिश्नर और डायरेक्टर रहीं। इसी दौरान इन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया। 2019 से 2023 तक दीप्ति के करियर का सबसे लंबा और सबसे खास स्टेट लेवल का एक फेज गुजरा। मध्य प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट इन्हें दी गई। इसके बाद नवंबर 2023 में उन्हें सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेज दिया गया। यहां सबसे पहले इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया। आगे चलकर दीप्ति इसी मंत्रालय के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की सीईओ बनाई गई। अगस्त 2024 तक वो इस पद पर रहीं। फिर दीप्ति का तबादला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हुआ सचिव के पद पर। अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2026 तक दीप्ति इसी पद पर थी, जिसके बाद अब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में स्टेट एजुकेशन मिशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कमान संभालने के बाद अब दीप्ति केंद्र सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कमान संभालेंगी। भारत सरकार के इस विभाग के जिम्मे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय नीतियां आती हैं। अब आप केंद्र की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी के नोटिस पर जरा गौर कीजिए। 10 अगस्त को एसीसी ने 6 आईएएस अफसरों के तबादले की जानकारी दी। अब इसके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को बेहद ध्यान से पढ़िए। पॉइंट 1 में लिखा गया कि पल्लवी जैन गोविल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी होंगी। ये दीप्ति गौड़ मुखर्जी की जगह लेंगी, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया जाता है। दूसरे बिंदु में लिखा गया कि दीप्ति गौड़ मुखर्जी सचिव उच्च शिक्षा होंगी। ये विनीत जोशी की जगह लेंगी, जिन्हें सचिव पंचायती राज मंत्रालय बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दीप्ति गौड़ मुखर्जी विनीत जोशी की जगह लेने जा रही हैं। लेकिन इसी एसीसी ने 23 जुलाई को भी नियुक्तियों से जुड़ा एक नोटिस निकाला था। अब आप इसके पॉइंट नंबर 3 को देखिए। लिखा गया नरेश पाल गंगवार सचिव उच्च शिक्षा होंगे। ये विनीत जोशी की जगह लेंगे, जिन्हें सचिव पंचायती राज मंत्रालय बनाया जाता है। माने 23 जुलाई को कहा गया कि नरेश पाल गंगवार शिक्षा मंत्रालय में विनीत जोशी की जगह लेंगे, और 10 अगस्त को कहा गया कि दीप्ति गौड़ मुखर्जी विनीत जोशी की जगह लेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि नरेश गंगवार ने उच्च शिक्षा विभाग का चार्ज लिया ही नहीं। तबादले के आदेश के 2.5 हफ्ते बाद तक विनीत जोशी ही इस विभाग का काम देख रहे थे। इस विषय को लेकर खबरगांव ने जानकारों से भी बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये बात सही है कि विनीत जोशी ही अब तक उच्च शिक्षा का काम देख रहे थे। इसके पीछे एक तर्क तो ये भी दिया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय को अभी अभी नए शिक्षा मंत्री मिले हैं, प्रहलाद जोशी। ऐसे में अगर उच्च शिक्षा सचिव भी बदल जाते हैं
तो काम में रुकावट आ सकती है। तो विनीत जोशी कुछ वक्त लेकर अपना नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि डिपार्टमेंट में क्या और कैसे हो रहा है ये बातें आगे मंत्री साहब को बताई जा सकें और काम में कंटिन्यूटी भी बनी रहे। कंटिन्यूटी वाला तर्क तो समझ आता भी है, लेकिन इससे ये नहीं मालूम चलता कि जब गंगवार के नाम का ऐलान हो गया था तब दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नामित क्यों किया गया। इसका जवाब सूत्र ऐसे देते हैं कि शिक्षा मंत्रालय में एक मत था कि सीजेपी आंदोलन के चलते हुई रवानगियों के बाद एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे में एक ऐसे अफसर की चाहत थी जिसकी कोई भी हिस्ट्री ना हो। गंगवार के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। क्यों? ये आपको उनकी एक ब्रीफ प्रोफाइल से समझ आ जाएगा। कौन है गंगवार, इनके बारे में भी समझ लीजिए। 56 साल के नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं लेकिन काडर राजस्थान है। आईटी रुड़की से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आईटी दिल्ली से एमटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एमए और नलसाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एडवांस डिप्लोमा किया है। करीब 30 साल की सर्विस में नरेश टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जोधपुर और भरतपुर के कलेक्टर रहे हैं। राजस्थान सरकार में उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा जैसे विभागों में सचिव और प्रधान सचिव का भी पद संभाला है। और इसके बाद दिसंबर 2020 से ये सेंट्रल डेप्यूटेशन पर हैं। इसी डेप्यूटेशन के दौरान सितंबर 2025 से नरेश पाल पशुपालन एवं मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में सचिव बने। यही वो पोस्टिंग है जिसे लेकर वो सुर्खियों में आए थे। 2 जून 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हरि किशन शर्मा की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार ने 2014-15 में सब्जियों और फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की थी। नाम था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका संचालन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करता है जो कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च या फिर कुछ चुनिंदा फूलों की व्यावसायिक खेती शुरू करता तो सरकार उसकी परियोजना की लागत का 50% तक या फिर अधिकतम 1 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल इस योजना के तहत पूरे देश में केवल 467 परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें से एक नाम है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का। रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती के लिए करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। खास बात यह है कि वो उसी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जिनके अधीन ये योजना चलती है। और तो और वो इस योजना को मंजूरी देने वाले नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के एक्स ऑफिसियो यानी कि उपाध्यक्ष भी हैं। इस रिपोर्ट के 3 हफ्तों बाद 27 जुलाई को हरि किशन शर्मा की एक दूसरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि सिर्फ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के सेक्रेटरी नरेश पाल गंगवार का परिवार भी इस सब्सिडी का लाभार्थी है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएएस नरेश के परिवार के 3 सदस्यों को भी पिछले 5 सालों में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बागवानी योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी मिली। रिपोर्ट में परिवार के सदस्यों और उनकी सब्सिडी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि नरेश की मां बिंदुमती को जयपुर जिले के जोबनेर तहसील के भासिंगपुर गांव में खीरे की खेती की परियोजना के लिए जनवरी 2025 में 46,03,000 रुपए की सब्सिडी मिली। उस समय नरेश पाल केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। मां के अलावा रिपोर्ट में नरेश के बेटे का भी नाम है। बताया गया कि नरेश के बेटे कुमार ऋत्विक को भी जोबनेर तहसील के धानी बोराज गांव में खीरे की खेती की परियोजना के लिए मार्च 2023 में 46,49,000 रुपए की सब्सिडी मिली। उस समय भी गंगवार पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। मां और बेटे के अलावा नरेश की पत्नी डॉक्टर रंजिता सिंह को भी इसी धानी बोराज गांव में खीरे की खेती परियोजना के लिए 2021-22 में 24,36,000 रुपए की सब्सिडी मिली। जब इस परियोजना के लिए आवेदन किया गया तब नरेश पाल गंगवार राजस्थान सरकार में कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रधान सचिव थे। माने आवेदन सेंट्रल डेप्यूटेशन में आने से पहले हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के बाद मंत्री महोदय और आईएएस नरेश पाल गंगवार पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठाए गए थे। 29 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस पर हरि किशन शर्मा की रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि भागीरथ चौधरी ने सब्सिडी के 99 लाख रुपए लौटा दिए हैं। सरकार ने ये जानकारी संसद में दी थी। पर गंगवार का क्या हुआ,
इस बारे में ज़्यादा जानकारी का अभाव है, हम आपको वो ज़रूर बता सकते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट में छपा है। गंगवार ने कहा था कि उन्होंने सर्विस रूल्स के मुताबिक नियमित रूप से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। जब नरेश पाल गंगवार के नाम का ऐलान हुआ तब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो नियुक्ति के अगले ही दिन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर लिखा कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय भ्रष्टाचार को इनाम दे रही है। बीती रात शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया गया, उनकी जगह पशुपालन विभाग के एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है जिन पर कई करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। दिपके से इतर भी कई सोशल मीडिया पोस्ट में इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला देते हुए गंगवार की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे। जानकार बताते हैं कि इसी से वो असहजता पनपी थी कि गंगवार को शिक्षा मंत्रालय लाया जाए या नहीं। अनौपचारिक रूप से यही कहा जा सकता है कि गंगवार एनिमल हस्बेंड्री में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये उनके वहीं रहते पूरा हो जाए तो बेहतर है। और इसी बीच विनीत जोशी के लिए एक नया रिप्लेसमेंट भी खोज लिया गया है। ये जरूरी भी था क्योंकि विनीत जोशी को 1 अगस्त से ही पंचायती राज मंत्रालय में चार्ज लेना था, क्योंकि वहां के मौजूदा सचिव विवेक भारद्वाज 31 जुलाई को ही रिटायर हो गए। लेकिन विनीत जोशी 11 अगस्त को भी शिक्षा मंत्रालय में ही काम देख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अभी कुछ और दिन वहां काम करते रहेंगे। विनीत जब पंचायती राज मंत्रालय चले जाएंगे तब भी उनका नाता शिक्षा से पूरी तरह नहीं टूटेगा, क्योंकि वो अब भी यूजीसी के चेयरमैन हैं। यह विनीत जोशी को मिला एक अतिरिक्त प्रभार है। खैर, अब शिक्षा मंत्रालय के इस विभाग में सचिव के तौर पर कौन बैठेगा, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं बनती रह रही हैं। क्या जिस तरह से अभी दीप्ति गौड़ का ऐलान किया गया, क्या वही आकर के पदभार संभालेंगी? लेकिन कब, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।